अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। ह्यूमन ब्लड हैज़ 6 लीटर्स ओवरऑल ब्लड राउंड अबाउट द 7 to 8% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी वेट। एंड सेकेंड वन थिंग इज़ 55% ऑफ द ब्लड इज़ कम्पोज ऑफ द लिक्विड दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, ब्लड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो लिक्विड होता है उसके अंदर जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, अदर सेल्स होते हैं। बाकी जो सेकंड चीज़ है वो सेल्स होते हैं। उसमें 3 मेजर टाइप्स हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। अब ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और प्लाज्मा है जो मिल के हमारे पास ब्लड आते हैं। इसकी जो पीएच होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है, 7.35 to 7.45। और ये पीएच पे बहुत दफ़ा एमसीक्यू आ चुका है कि ब्लड की पीएच कितनी होती है। सेकेंड वन, अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं ब्लड प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा एक लिक्विड पोर्शन है ब्लड का जिसके अंदर 92% वाटर है और मज़ीद इसके अंदर कुछ सेल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। उनके क्या नाम है? एल्ब्यूमिन है, फिब्रिनोजिन है, ग्लोब्यूलिन है और अदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, ताकि जब भी कोई ज़ख़म होता है, कोई इंजरी होती है तो ब्लड फ़ौरन से क्लॉट बनाकर स्टॉप हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, जिससे कि ब्लड मज़ीद ज़ाया ना हो पेशेंट का। ओके, सेकेंड वन हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो वेरी करता है। इसके जो फंक्शंस हैं फ्रॉम मेंटेनिंग दी सेटिस्फैक्ट्री ब्लड प्रेशर एंड द वॉल्यूम। तो ये सारी जो ब्लड का मेन फंक्शन है जो प्लाज्मा की वजह से होते हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है और उसके वॉल्यूम को। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सीरम की। व्हाट इज़ ब्लड सीरम? ये येलोइश फ्लूइड होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स द प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा के अंदर मज़ीद ब्लड सीरम होता है। उसके अंदर क्या होता है? ये लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का। आफ्टर क्लॉटिंग टेक प्लेस मींस बिफोर क्लॉटिंग, जब तक क्लॉटिंग नहीं हुई तो इस ब्लड को हम कहते हैं प्लाज्मा। और जब क्लॉटिंग हो जाती है तो ये येलोइश फ्लूइड है। ये आपने अक्सर देखा होगा जब कभी पस बन जाती है तो उसमें भी ये फ्लूइड हमें नज़र आता है। जो इंजर्ड एरिया होता है उसके साइडों पे येलोइश फ्लूइड होते हैं। और इसके अलावा जो आजकल पीआरपी के प्रोसीजर्स हो रहे हैं स्किन की रिजुविनेशन के लिए, ताकि स्किन जो है वो इटसेल्फ ग्रो करे, तो वो ब्लड को लेते हैं। ब्लड के अंदर से सारे क्लॉटिंग जो अदर सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इनको निकाल के जो बाकी का बचता है फ्लूइड वो होता है हमारे पास प्लाज्मा। तो वो इस प्लाज्मा को स्किन में इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन सिरिंज के साथ, ताकि स्किन जो है वो रिजुविनेट हो सके। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्लड की। तो मेन फंक्शन ये है कि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स और फिर वो पूरे बॉडी के टिश्यूज़ में सप्लाई करता है। एंड सेकंड वन, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है और फिर अगेन उसको लंग्स में लेकर जाता है और ऑक्सीजनेटेड होकर फिर अगेन बॉडी की तरफ वापस लेके आता है। मतलब मेन फंक्शन क्या है? ब्लड दोनों चीज़ें कैरी करता है, ऑक्सीजन एंड देन लंग्स में लेकर जाता है उस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन एडअप होती है, जो वेस्ट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उन सबको उसने कैरी किया होता है, उसको निकालता है और फिर वापस बॉडी के अंदर ले आता है। उसके बाद सेकंड वन ये है कि वो फूड जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोसेस होती है तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स हैं वो पूरी बॉडी में कहाँ से जाएंगे? ब्लड के थ्रू जाएंगे। सेकंड वन क्या है? जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक यूरिन फॉर्मेशन जो हमारी होती है वो भी ब्लड किडनीज तक यूरिन लेकर जाता है। ब्लड जाता है किडनीज में, वहाँ पर ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होता है जो फिल्टर करते हैं ब्लड को और फिर यूरिन बनता है। मीनवाइल इसका फोर्थ फंक्शन ये है कि ब्लड के जो है ना स्पेशल केमिकल्स होते हैं जैसे हार्मोन्स होते हैं उनको भी बॉडी के अंदर रेगुलेट करवाता है। ओके, द नेक्स्ट वन जो इसका फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। जब भी कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है वो भी हमारे ब्लड के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं फिब्रिनोजिन जो कि प्लेटलेट्स में पाई जाती हैं, ताकि ब्लड जो है वो मज़ीद ज़ाया ना हो पेशेंट का और वो क्लॉट बन जाए। सेवन्थ इसका फंक्शन ये है कि ब्लड प्लेइंग द वाइटल रोल टू मेंटेन द स्टेबल बॉडी टेम्परेचर इन द ह्यूमन। बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना है? 37.0, और वो मेंटेन कैसे होता है? ब्लड के थ्रू। लास्ट वन फंक्शन इज़ कि ब्लड ऑल्सो कीप सप्लाई द मॉइस्चराइज द टिश्यूज़ नेसेसरली फॉर द सर्वाइवल। अदरवाइज सारे टिश्यूज़ जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे और सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब हम डिटेल में बात करते हैं ब्लड सेल्स की। Blood cells also called the hematocytes that is also produced from the hematopoiesis। जो प्रोसीजर होता है सेल प्रोडक्शन का उसको हेमेटोपोइसिस कहते हैं। जहाँ भी वर्ड आ जाएगा हीम का, हीम, इट मीन्स इट रिलेटेड टू ब्लड। ओके, नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं ब्लड सेल्स की। दैट वन इज़ रेड ब्लड सेल्स, ये है एरिथ्रोसाइट्स, एंड वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। साइट्स मीन्स सेल्स, सो
एरिथ्रोसाइट्स मेन रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर ये फिब्रिनोजेनिक फैक्टर होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो वन टाइप के होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं ब्लड में। प्लेटलेट्स अगेन वन टाइप के होते हैं जिनका फंक्शन क्लॉटिंग होता है। और लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसीज में 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है। वाइट ब्लड सेल्स फ्यू डेज़ तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। कुछ जो हेल्दी ह्यूमन बॉडीज़ हैं वहाँ पे सेवरल डेज़ टू ईयर्स तक भी ये सर्वाइव करते हैं। एंड प्लेटलेट्स जो है वो 7 to 10 डेज़ तक सर्वाइव करते हैं। अगेन बात करते हैं इनके शेप की, तो आरबीसीज जो हैं वो बाइकनकेव डिस्क शेप होते हैं। डब्ल्यूबीसीज की डिफरेंट शेप्स होती हैं। प्लेटलेट्स अगेन स्फेरिकल एंड ओवल इन शेप होते हैं। तो प्लेटलेट्स एंड जो आरबीसीज हैं उनकी डेफिनेट शेप है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स की कोई शेप नहीं है। और नेक्स्ट बात करें कि ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं। आरबीसीज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, WBCs produced in the bone marrow, lymph node and the spleen, and third one platelets produced in the bone marrow. सो इसको मेमोराइज़ करने का आसान तरीका है कि जो RBCs हैं और जो प्लेटलेट्स हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और WBCs जो हैं वो बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन इन तीनों जगह पे होते हैं। ये भी इसका आसान तरीका है क्योंकि ये ज़्यादा जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है बॉडी में, मतलब 5000 to 7000 एंड समटाइम्स 11000 माइक्रोलीटर्स ऑफ ब्लड। जबकि RBCs जो हैं वो 4.5 मिलियन होते हैं और जो WBCs हैं वो प्लेटलेट्स हैं वो 150 to 350 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपोजिशन में। तो ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसीज में 93% होते हैं, WBCs में 0.16% ऑफ ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स में 6 to 7% ऑफ ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि वो सप्लाई क्या करते हैं। आरबीसीज ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। WBCs जो हैं वो डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। लास्ट वन देखते हैं। RBCs हैव द न्यूक्लियस, RBCs हैव नो न्यूक्लियस, WBCs हैव न्यूक्लियस एंड प्लेटलेट्स हैव नो न्यूक्लियस। ये आप इस चीज़ से याद रखें क्योंकि इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना होता है WBCs ने, तो इट मीन्स उनको एक पूरा प्रोसीजर, पूरा मैकेनिज़्म चाहिए, पूरी टीम चाहिए अपने वर्क करने के लिए। तो सिर्फ WBCs हैं जिनके पास न्यूक्लियस है। RBCs और प्लेटलेट्स अपने पास न्यूक्लियस नहीं रखते, वो अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको याद कराने के लिए एक निमोनिक टाइप आप याद रखें। ओके, ये हमारा ब्लड का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड जो फ़्लो करता है वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू फ़्लो करता है। तो वास्कुलर सिस्टम है हमारे पास, जो हम कहें ट्यूब्स हैं, जैसे पानी हमारे घर में आता है तो वो ट्यूब्स के ज़रिए आता है। पंप तो हमने लगाया है जो कि हार्ट है वो पंप का काम करता है ताकि वो ज़मीन में से पानी निकाले। इसी तरह हार्ट बाकी बॉडी में से पानी ले, लेकिन वो पूरे जैसे घर में सप्लाई करते हैं तो हम पाइप्स के थ्रू करते हैं। तो बॉडी में जो सप्लाई है ब्लड की वो वास्कुलर सिस्टम के थ्रू होती है। वो वास्कुलर सिस्टम में 3 तरह की जो हैं वो वेसल्स होती हैं। एक आर्टरीज़ होती हैं और कैपिलरीज़ होती हैं जो एंड होती हैं वेन्स के अंदर, जो एंड अप होती हैं वेन्स के अंदर। इसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह से, यहाँ से आपको ठीक से समझ आएगी। आर्टरीज़ जो हैं, सबसे पहले आर्टरीज़ हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, मज़ीद डिवाइड हो जाती हैं स्मॉल आर्ट्रियोल्स के अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। आर्ट्रियोल्स देन अगेन मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं स्मॉल वेसल्स में जिनको हम कैपिलरीज़ कह देते हैं। अब ये कैपिलरीज़ मज़ीद आगे डिवाइड होती हैं स्मॉल एंड देन ओपन अप होती हैं एक बड़ी ब्रांचेज़ में, ये वाली बड़ी ब्रांचेज़ में, जिसको वेन्यूल्स कहते हैं। वो वेन्यूल्स जो हैं वो फिर एंड पे जाके एक बड़ी ब्रांच बना लेते हैं, सब मिलके ज्वाइन होके मर्ज होके उसको हम वेन बोलते हैं। तो ये आर्टरीज से इनका सफ़र स्टार्ट होता है। आर्टरीज देन डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स, देन कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड देन वेन्स। ये आप जहाँ से भी वास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे ये सारी थ्योरी इसी के रिगार्डिंग है कि ब्लड में जो है वो पहले आर्टरीज़ होती हैं जो हाई पंपिंग प्रेशर उनके अंदर होता है, हाई पंपिंग प्रेशर होता है उनके अंदर। देन वो डिवाइड हो जाती हैं आर्ट्रियोल्स के अंदर जो कि थोड़ी थिन उनकी स्ट्रक्चर होती है, फाइन होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़।
देन वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाती हैं, दैट इज़ कैपिलरीज। कैपिलरीज वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्सचेंज होता है ब्लड और सराउंडिंग टिश्यूज़ का उनकी वॉल्स के थ्रू, ओके। और देन वो मटेरियल क्रॉस करते हैं कैपिलरी की वॉल के थ्रू, और फिर वो अगेन डिवाइड होती हैं इनटू द लार्जर वेसल्स, दैट इज़ द वेन्यूल्स, एंड एंड अप इन द वेन्स, ओके। अब इनका 3 का हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि इन 3 में क्या डिफरेंस। आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट में से, तो फिर ये बॉडी को सप्लाई करती हैं, तो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं। वेन्स जो है वो भी कैरी करते हैं पूरे बॉडी में से ब्लड को कैरी करते हैं और टूवर्ड्स हार्ट लेके जाते हैं, हार्ट की तरफ लेके जाते हैं ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करवाएं। कैपिलरीज जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, एज ए कोरियर काम करती हैं कि ब्लड को लेते हैं और डिफरेंट सेल्स और माइक्रो जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम इसका देख लेते हैं। जो आर्टरीज़ हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ऑब्वियसली, और जो एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, जो मैंने आपको कार्डिक साइकिल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि पल्मोनरी आर्टरी ही सिर्फ एक आर्टरी है पूरी बॉडी की जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज़ जितनी आर्टरीज़ हैं बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है और वहाँ पर ब्लड लेकर जाती है, तो आर्टरी से ब्लड आता है हार्ट में जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, एंड देन ये जो ब्लड वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होता है वो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस बैक आ जाता है। इसके बाद वेंस की बात करते हैं तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये भी एक एक्सेप्शन है जो मैंने वीडियो आपको कार्डिक की शेयर की, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आती है लंग से, ओके। द नेक्स्ट वन जो है कैपिलरीज, उनके अंदर बोथ होते हैं। ये जैसे आपने देखा स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये दोनों कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। नेक्स्ट वन, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर इन द आर्टरीज। आर्टरीज में कोई मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेंस के अंदर भी कोई मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन जो कैपिलरीज़ हैं वो मटेरियल एक्सचेंज करते हैं क्योंकि ये स्मॉल टिश्यूज़ और वेसल्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, आर्टरीज़ जो है उनका स्मॉल बोर स्ट्रक्चर होता है, वेंस का लार्ज बोर स्ट्रक्चर होता है, जो कैपिलरीज़ का उनका थिक बोर स्ट्रक्चर होता है। ये बोर स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि जो आर्टरीज़ हैं उनका हाई ये वाला होता है, लार्जर बोर स्ट्रक्चर, स्मॉलर बोर स्ट्रक्चर होता है, और जो वेंस हैं उनका कदरे लार्जर होता है, ठीक है। जो आर्टरीज़ हैं उनका स्मॉल है और जो वेन्स हैं उनका लार्जर है, लेकिन जो कैपिलरीज़ हैं उनका थिक बोर स्ट्रक्चर है। नाउ अगेन बात कर लें, दे हैव द नो वॉल्स। जो आर्टरीज़ हैं उनमें कोई वॉल्स नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो कोई ज़रूरत नहीं है वॉल्व की, वो आराम से जाए और बॉडी में रोटेट करता है। ये आपको इसके लिए बता रही हूँ ताकि आप याद रखें, एक निमोनिक की तरह कि आर्टरीज़ जो हैं उनके अंदर क्यों नहीं कोई भी वॉल्व होता, एक्सेप्ट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड द एओर्टा, उनमें वॉल्व होते हैं ताकि वो पंप कर सके ब्लड को पूरी बॉडी में। वेंस की बात करें तो वहाँ वॉल्व्स होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड बैक टू द बॉडी ना जाए, वो एक दफ़ा अप पुश हो गए तो उसके बाद बैक ना जाए, तो उसमें हम वॉल्व्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वन है कैपिलरीज, उनमें भी कोई वॉल्व नहीं होता क्योंकि उन्होंने बॉडी की सेल्स और टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करना होता है, तो उनमें कोई वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट जो आर्टरीज़ हैं उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है कि वो थिक और इलास्टिक होती हैं क्योंकि उन्होंने ब्लड पंप करना है। वेन्स हैं वो थिन होती हैं लेकिन लेस इलास्टिक होती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको इतना पंप करने की ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट दैट कि उसको हार्ट तक पहुंचा दिया जाए। कैपिलरीज़ के अंदर कोई मसल, कोई इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते, उनकी इवन के जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी परमिएबल होती हैं कि वहाँ से बॉडी के अंदर अदर टिश्यूज़ और स्मॉल जो वेन्यूल्स हैं, स्मॉल जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई हो सके। लास्ट वन ये कि ब्लड प्रेशर को ये जो आर्टरीज़ हैं ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, हार्ट बीट को, पल्स को इससे डिटेक्ट किया जा सकता है। वेंस में कोई पल्स नहीं होती, कैपिलरीज़ में कोई पल्स नहीं होती। वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैपिलरीज़ में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड और बहुत ही फाइन है, तो वहाँ से कोई पल्स डिटेक्ट भी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम।